हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम आगे की डिडक्शंस करने जा रहे हैं। आज जो हम डिडक्शन करेंगे वो हम करेंगे 80CC की। इससे पहले मैंने 80C और 80CCC की डिडक्शन करा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर उन डिडक्शंस को देख सकते हैं। अब जो हम डिडक्शन मेनली करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं 80CC। अब ये डिडक्शन कब कोई पर्सन क्लेम कर सकता है? अगर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी अगर कोई पेंशन स्कीम है और उस पेंशन स्कीम के अंदर किसी एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है या किसी इंडिविजुअल ने कंट्रीब्यूट किया है, तो वो इस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? हु इज़ इंटाइटल टू इट? कौन इस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है, कौन इसकी डिडक्शन को ले सकता है? कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया हो ऑन 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 को, या उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है तो वो इस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। या किसी भी तरह का एम्प्लॉय किसी अनदर एम्प्लॉयर का, ठीक है, या कोई भी ऐसा असेसी जो कि एक इंडिविजुअल है, तो वो भी इस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। आइटम एलिजिबल फॉर डिडक्शन: अमाउंट जो भी डिपॉजिट किया जाएगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में, इन द पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड की गई है उस पेंशन स्कीम में अगर आपने अमाउंट कोई भी डिपॉजिट किया है पिछले साल, तो आपको इस डिडक्शन का जो अमाउंट है वो मिल जाएगा, यानी इस अमाउंट की डिडक्शन जो है मेनली वो मिल जाएगी। उसके बाद है क्वांटम ऑफ डिडक्शन। अब यहाँ पर क्वांटम ऑफ डिडक्शन में क्या है कि आपको कितने तक डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी, जितना भी अमाउंट एम्प्लॉय ने डिपॉजिट किया है या फिर उसका सैलरी का 10% जो भी लेसर अमाउंट होगा वो मिलेगा। और अगर अदर इंडिविजुअल का केस है तो उस केस में अप टू 20% ऑफ इस GTI इन द प्रीवियस ईयर, या तो उसकी GTI का 20% वहाँ से ले लेंगे। और इसका जो अमाउंट है, अमाउंट अप टू 50,000 कैन बी डिपॉजिटेड इन अ पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम के अंदर एटलीस्ट उनको 50,000 का अमाउंट डिपॉजिट कराना होगा, तभी इस स्कीम के लिए वो एलिजिबल होंगे। एंड इट विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर किसी भी तरह का अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, और 14% ऑफ सैलरी जो भी लेसर अमाउंट होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा किया गया है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किए थे एम्प्लॉयज़, तो ये केस होगा। लेकिन अदर एम्प्लॉयज़ के लिए ऊपर वाला केस है, ठीक है। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय अदर एम्प्लॉयर, अगर किसी अदर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो, और 10% ऑफ सैलरी जो भी लेसर अमाउंट होगा। ये वो हैं एम्प्लॉय के बेसिस पर हैं, ठीक है। अगर अमाउंट डिपॉजिट किया एम्प्लॉय ने, ये जो एम्प्लॉय का ये वाला जो अमाउंट है 10% ऑफ सैलरी, ये वो वाला अमाउंट है जो एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें वो वाला अमाउंट आएगा, ठीक है। और ये वाला अदर इंडिविजुअल जो आपके असेसी वाला पर्सन है, उसके बिहाफ पर जो हमने अमाउंट अभी देखा था कि जो अदर असेसी है वो एलिजिबल है, तो उसका कंडीशन यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। और अगर जैसे क्या होता है कि कई बार पेंशन स्कीम्स के अंदर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया था तो उसके तो एम्प्लॉय, वो वाला जो एम्प्लॉय है वो इस तरह से सैलरी पर जो है डिडक्शन ले सकता है 10% ऑफ सैलरी, या फिर जो भी अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है उस जो भी कम होगा। लेकिन अगर वही अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉय के लिए उस पेंशन स्कीम में, तो अमाउंट जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया और सैलरी का 14% जो भी अमाउंट लेसर होगा वो लाइबल होगा टैक्स के लिए। और उसकी बाद में जो भी अमाउंट यहाँ पर निकल कर आएगा उसकी डिडक्शन जो है वो अंडर सेक्शन 80CC के अंदर मिल जाएगी। ऐसे ही अदर एम्प्लॉयर ने किया है तो 10% ऑफ सैलरी जो भी अमाउंट मिलेगा, अब ये जो अमाउंट होगा इसकी डिडक्शन भी क्लेम कर सकता है पर्सन। अब डेफिनेशन ऑफ सैलरी में क्या है, यहाँ पे जितनी भी बात 10% ऑफ सैलरी, 14% ऑफ सैलरी, ये जो बोले गए हैं, अब इसमें सैलरी की डेफिनेशन क्या होगी? जो भी आपको बेसिक सैलरी मिल रही है, DA मिल रहा है, इस DA के अंदर आपके किसी भी तरह के अदर अलाउंसेस नहीं होंगे। जैसे अदर अलाउंसेस आपका होता है वार्डनशिप अलाउंस हो गया, आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, ये सारे के सारे अलाउंसेस नहीं होंगे, किसी भी तरह के पॉकेट्स भी नहीं होंगे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला डिडक्शन नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 80C। अगर इन्होंने डिडक्शन जो है पहले से ही 80C सेक्शन के अंदर ले रखी है तो यहाँ पर उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी, और अगर इन्होंने यहाँ पर डिडक्शन ले ली है तो इनको 80C के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है।
और मेन बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि पेंशन स्कीम के अंदर अमाउंट जो है आपने जो डिपॉजिट कराया है वो एटलीस्ट 50,000 का होना चाहिए, उससे कम का अमाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। उसके बाद है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में क्या है, जहाँ पर वेयर द असेसी विड्रॉज द मनी इन द प्रीवियस ईयर, अगर किसी पर्सन ने, किसी भी असेसी ने प्रीवियस ईयर में उस स्कीम के अंदर मनी को वापस से विड्रॉ करा लिया है और उसको यूज़ किया है किसी अदर एन्युटी प्लान के अंदर उसी प्रीवियस ईयर में, तो वो लाइबल नहीं होगा टैक्स को पे करने के लिए। ठीक है, फिर है किसी भी तरह का अगर अमाउंट रिसीव्ड किया गया है नॉमिनी के द्वारा, अगर किसी एसएससी की डेथ होगी तो वो अमाउंट किसने रिसीव किया, नॉमिनी ने, तो उस अकाउंट पर और पेंशन स्कीम के अंदर ही उसने जो भी अमाउंट लिखा हुआ होगा उसके नॉमिनी को मिल गया होगा ना, तो वो भी लाइबल नहीं होगा टैक्स को पे करने के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट डिडक्शन हमारी आती है 80CCE, एग्रीगेट अमाउंट डिडक्शंस। 80CCE क्या कहता है, जितना भी आपको डिडक्शन मिलता है 80C, 80CCC एंड 80CCD फर्स्ट शॉल नॉट एक्सीड 1,50,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब 80CCD की हमने बात करी थी तो अप टू 1B 50,000 की डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही ओवरऑल लिमिट यहाँ पर बताई हुई है कि 80CCE के अंदर भी अगर आप लोग अमाउंट एग्रीगेट, यानी पूरा एग्रीगेट होता है, यानी जितने भी अभी हमने सेक्शंस पढ़े 80C, 80CCC और 80CCD, इनके एग्रीगेट अमाउंट का 1,50,000 ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। अगर आपको कहीं सेक्शन 80CCE का बोल रखा है तो इसका मतलब आपने हम तीनों अमाउंट को जोड़कर 80C, 80CCC, 80CCD, इन तीनों अमाउंट को जोड़कर आपने ये देखना है कि 1,50,000 बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर किसी तरह की मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखी है तो उसके रिगार्डिंग जो डिडक्शन मिलती है वो मिलती है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। ठीक है, अब इसकी डिडक्शन कौन कौन क्लेम कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी HUF। अब यहाँ पर कौन कौन से आइटम एलिजिबल हैं, अगर प्रीमियम पे किया जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस पे, अपने खुद के इंश्योरेंस के लिए, अपने स्पाउस के इंश्योरेंस के लिए, या कोई डिपेंडेंट आपके चिल्ड्रंस हैं, आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स जो हैं उनके ऊपर अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो उस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब क्वांटम ऑफ डिडक्शन इंडिविजुअल के लिए अलग है, HUF के लिए अलग है। इंडिविजुअल अगर सेल्फ या फैमिली के लिए किया हुआ है अप टू 25,000 तक के लिए, तो जो स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के भी यहाँ पर मिलेगी, यानी खुद के लिए और उसकी फैमिली में कौन आ जाते हैं, उनके स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। अब यहाँ पे चिल्ड्रन का अलग है 25,000, पेरेंट्स के लिए भी उतना ही मिलेगा अप टू 25,000 का ही। ठीक है, लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए क्या मिल जाएगा, 50,000 की यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, बट HUF में क्या है, अगर उनकी कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए अगर मिल रही है तो मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 की मिलती है। इफ़ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली इज सीनियर और सुपर सिटीजन, अगर कोई भी पर्सन उस फैमिली का सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में जो डिडक्शन है वो 50,000 की मिल जाती है। अगर कोई मेंबर HUF में वेरी सीनियर सिटीजन है और अमाउंट उनका पे हो रहा है मेडिकल एक्सपेंडिचर पर एंड नो अमाउंट हैज़ बीन पेड ऑन, यानी जितना भी उनका मेडिकल एक्सपेंडिचर है उस पर अमाउंट पे किया जा रहा है, किसी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर पे नहीं किया जा रहा, तो भी उनको डिडक्शन जो है मिल जाएगी 50,000 तक की। अब यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस होती हैं डिडक्शंस के लिए, पेमेंट ऑफ प्रीमियम जो है आपकी अकाउंट पे, चेक या ड्राफ्ट से होनी चाहिए अदर देन कैश, कैश में पेमेंट नहीं होनी चाहिए प्रीमियम की। पेमेंट शुड बी मेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो भी टैक्सेबल इनकम है उसी में से ही पेमेंट होनी चाहिए, अदर किसी इनकम में से पेमेंट नहीं करनी है। पेमेंट हैज़ बीन मेड टू जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो पेमेंट है वो कहाँ कहाँ की जानी चाहिए, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में या किसी अनदर कॉरपोरेशन में जो कि नोटिफाई की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। डिडक्शंस फॉर एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंशन हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अगर किसी हेल्थ चेकअप के लिए आपने कोई एक्सपेंडिचर खर्च किया है 80 सेक्शन D के अंदर, तो आपको डिडक्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। जैसे हैज़ बीन अमेंडेड बाय इंक्लूडिंग अ डिडक्शन फॉर एनी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अगर हेल्थ चेकअप करा रहे हैं अपने खुद का, स्पाउस मीन्स वाइफ का या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रंस या डिपेंडेंट पेरेंट्स का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में मैक्सिमम लिमिट जो होती है डिडक्शन की वो आपको मिलती है 5,000, उससे ज़्यादा की नहीं होती है, और इसकी डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप पेमेंट करेंगे। ठीक है,
और ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो डिडक्शन है ये आपको अलग से नहीं मिलेगी। जो आपको 25,000 या 50,000 की जो डिडक्शंस अभी बताई थी कि आपके स्पाउस के लिए, आपके चिल्ड्रन के लिए HUF के अंदर, सॉरी, इंडिविजुअल के अंदर 25,000 की मिलेगी, पेरेंट्स के अंदर आपको 25,000 की मिलती है, लेकिन सीनियर सिटीजन पर आपको 50,000 की मिलती है। तो ये जो आपको कंडीशंस बताई हुई थी, क्वांटम ऑफ डिडक्शन बताई हुई थी, तो उसी क्वांटम ऑफ डिडक्शन के अंदर ऐड होकर मिलेंगी, अलग से नहीं मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद है 80DD सेक्शन। यहाँ पर जो डिडक्शन मिलती है वो किसके रिगार्डिंग मिलती है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, जो पर्सन डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, तो उस केस में ये डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80DD। ठीक है। अब यहाँ पर डिडक्शन किस किस को मिलेगी? हु इज, कौन कौन लेने के लिए यानी क्लेम करने के लिए लायबल है? कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया एंड HUF। आइटम एलिजिबल, किस किस आइटम के लिए डिडक्शंस मिल सकती है? तो पहला है, अगर किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर इन्होंने इनकर्ड किया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कोई ट्रेनिंग के लिए या रिहेबिलिटेशन के लिए, डिसेबल्ड पर्सन के लिए, तो डिडक्शन मिलेगी। अगर किसी भी तरह का अमाउंट पे किया है या डिपॉजिट किया है LIC ऑफ इंडिया की स्कीम के अंदर और किसी अनदर स्कीम के अंदर जो कि अप्रूव्ड की गई है बोर्ड के द्वारा, तो भी डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। अब क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है यहाँ पर? अगर वो पर्सन डिसेबल है तो आपको 75,000 की डिडक्शन यहाँ पर मिल जाती है, जो कि फिक्स्ड होती है। ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि अगर उसको जो आपने एक्सपेंडिचर क्लेम किया है वो सिर्फ 35,000 का है तो आप 35,000 की ही डिडक्शन लेंगे, ऐसा नहीं होता। पूरी की पूरी डिडक्शन मिलती है 75,000 की। और सिवियर डिसेबिलिटी का मतलब है कि अब जो उसकी डिसेबिलिटी है वो कभी ठीक हो ही नहीं सकती है। ठीक है। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1,25,000 की वहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। फिक्स्ड irrespective of whether the expenditure is more or less than it। चाहे एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो चाहे आपका एक्सपेंडिचर कम हो, डिडक्शन उतने की ही मिलेगी। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो आपको 75,000 की डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन अगर सिवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 की डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80DD। उसके बाद है कंडीशंस कौन कौन सी फुलफिल करनी पड़ती हैं। जो भी पेमेंट मेड की जाएगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम में से होनी चाहिए। उसके बाद है कोई भी असेसी हैज़ नॉमिनेटेड एनी अदर पर्सन। अगर किसी भी असेसी ने अपने किसी अनदर पर्सन को नॉमिनेट कर रखा है उस पेमेंट को रिसीव करने के लिए, उसके बेनिफिट को रिसीव करने के लिए, तो भी डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। अगर असेसी की डेथ हो गई है, ठीक है, ऑन द असेसीज डेथ पेमेंट टू डिसेबल्ड डिपेंडेंट विल बी मेड इन लमसम एंड इन एन्युटी फॉर्म। किसी भी तरह से पेमेंट हो रही है, चाहे लमसम में हो रही है डेथ होने पे या आपको एन्युटी फॉर्म में हो रही है, तो भी मिल जाएगी। एक मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल ऑफिसर आपको सबमिट कराना होगा मेडिकल ऑफिसर के पास हर साल उस एसएससी का, जिसकी वजह से आपको फिर डिडक्शन मिलेगी कि वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ठीक है। जो आपकी नॉर्मल डिसेबिलिटी अगर वो ठीक हो सकती है तो उस केस में आप जो है मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कराते हैं मेडिकल ऑफिसर के पास। फिर जो नेक्स्ट डिडक्शन है वो है डिडक्शन 80DD के अंदर। ये जो डिडक्शन है अवेलेबल हो जाती है इंडिविजुअल को, HUF को। और किस लिए अवेलेबल होती है, किसके रिगार्डिंग ये डिडक्शन? मेडिकल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। लेकिन किस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग? किसी भी तरह का अगर किसी पर्सन को डिजीज़ हो गया है उसके रिगार्डिंग। अगर वो डिजीज़ जो है सेंट्रल बोर्ड ने अपने जो नोटिफिकेशंस निकालते हैं उन नोटिफाइड के अंदर डाल रखा है, जैसे अब ऐसा डिजीज़ है जो ठीक नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल से ठीक होता है, जैसे कैंसर है, ठीक है, एड्स है, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, तो ये स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए ही होता है और इन पर जो है फिर डिडक्शन मिल जाती है। अब यहाँ पर क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितने की मिलती है? जितना भी अमाउंट पे किया गया है या 40,000 विच एवर इज़ लेसर। वेयर पेमेंट इज मेड फॉर, अगर सीनियर सिटीजन के लिए पेमेंट दी जा रही है तो यहाँ पर डिडक्शन कितने की अलाउड होगी? जितना भी आपने अमाउंट पे किया है और 10,000 जो भी लेसर अमाउंट है, सॉरी 10,000 नहीं, 1 लाख जो भी लेसर अमाउंट होगा। अगर बहुत ज़्यादा सुपर सीनियर सिटीजन है, ठीक है, वेरी सीनियर सिटीजन का मतलब है यहाँ पे सुपर सीनियर सिटीजन से, ठीक है, अगर यहाँ पर वो हैं तो इतना ही सेम ही रहेगा कि अमाउंट जितना भी पे किया है उस एक्सपेंडिचर का या 1 लाख जो भी लेसर अमाउंट होगा। फिर है कंडीशंस फॉर डिडक्शन। अब क्या क्या कंडीशंस है डिडक्शंस के लिए? एक्सपेंसेस जो है इनकट की जाने चाहिए उनके ट्रीटमेंट के लिए, खुद के ट्रीटमेंट के लिए या उनके जो भी डिपेंडेंट रिलेटिव हैं, अगर किसी अपने खुद के रिलेटिव के ट्रीटमेंट के लिए करे जा रहे हैं जो कि डिक्लेयर किए गए हैं CBDT,
यानी जो सेंट्रल बोर्ड्स हैं अगर उन्होंने डिक्लेयर किए गए हैं, उनके द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं, तो उस केस में यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी। मैंने कहा था ना कि जो सेंट्रल बोर्ड होते हैं अगर उन्होंने बोल दिया कि ये ट्रीटमेंट कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डिजीज़ बता दिए, इनके ट्रीटमेंट के ऊपर ये वाली डिडक्शंस मिलेंगी। अब स्पेसिफाइड डिजीज़ कौन सी है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, कैंसर, एड्स, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये जो डिजीज़ होती हैं इनके ऊपर डिडक्शन मिल जाती है। इन केस ऑफ एच के केस में अगर एक्सपेंसेस खुद के लिए इनकर्ड कर रहे हैं या किसी भी जो फैमिली का कोई भी पर्सन है उसके लिए किया जा रहा है, तो उसके चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, तो वहाँ पर डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ पर भी आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर के पास सबमिट कराना होगा अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। ठीक है। फिर है नेक्स्ट 80EE की डिडक्शन। ये किसके रिगार्डिंग मिलती है? इन रिस्पेक्ट ऑफ अगर आपने किसी भी तरह का लोन लिया है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, तो उस केस में उस लोन के जो भी अमाउंट आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिल जाएगी। कौन कौन ले सकता है? एक सिर्फ इंडिविजुअल ले सकता है। आइटम एलिजिबल कौन कौन से हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। फिर है क्वांटम ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन की कितने क्वांटम मीन्स कितने तक डिडक्शन मिलेगी? 50,000 हर साल टिल द रिपेमेंट ऑफ द लोन कॉन्टिन्यूस। जब तक आपका मान लो 10 साल का लोन है, 10 साल के लोन के अंदर 50,000 की डिडक्शन आपको मिल जाएगी हर साल। ठीक है। कंडीशंस क्या हैं डिडक्शंस की? ये जो लोन है सैंक्शन किया जाना चाहिए बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिटवीन 1 अप्रैल 2016 एंड 31 मार्च 2017। लोन का अमाउंट जो है एक्वायर करने के लिए वो ज़्यादा 35 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है। लोन आप 35 लाख से कम का लेंगे अगर एक्वायर कर रहे हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को, और उस हाउस की वैल्यू जो है वो 50 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। एसएससी डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन। यानी जो डेट अभी बताई हैं उस डेट पर ही लेना होगा, यानी उनके डेट के बीच में ही, उसके आगे पीछे का नहीं होना चाहिए। सो आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।